हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। जैसा कि आपको पता है, हमने उत्तराखंड के इतिहास सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमारी बेस बुक है अजय रावत जी की पुस्तक। उसका चैप्टर 1 का भाग 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका भाग 2। ये उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जानते हैं। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे उन्हें इस बुक की इंपॉर्टेंस पता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अजय रावत की पुस्तक स्टार्ट करी है। आज इसका भाग 2 है। अगले दिन इसका देखेंगे भाग 3। तो तैयार रहें। और इससे पहले हमारा एक लेक्चर आ चुका है, ज़रूर देखें। वीडियो हमारी 12 बजे दिन में आती है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे अजय रावत जी की जो पुस्तक है उसका फ्रंट पेज है। और इसका अगर हम इंडेक्स देखें, यहाँ पे जो चैप्टर दिख रहे हैं हमें, हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये इसी प्रकार चलेंगे। टोटल इस पुस्तक में हमारे आप देख सकते हैं 9 चैप्टर हैं, और सारे के सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर इसी अजय रावत जी के तो नोट्स तो कंप्लीट हैं ही, और इसी के साथ साथ ध्यान दें सभी लोग, अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। तो ये लगातार आपने देखने हैं। ये चैप्टर जो है आप देखेंगे अलग अलग किताबों में अलग अलग फैक्ट मिलेंगे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं यहाँ। तो इससे कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारी इंक्लूड करी हैं, बस आपने उनको याद करना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, तो लगातार तैयार रहें। और आज जो रात 7 बजे वीडियो आएगी उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इसमें पॉलिटी की क्लास नंबर 2 स्टार्ट होगी, जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना, संविधान के विदेशी स्रोत और संविधान की अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। और कल जो 7 बजे वीडियो आएगी, इन्हीं टॉपिकों के एमसीक्यू लगाएंगे हम। अजय रावत वाली सीरीज़ 12 बजे आती है। अभी 2 वीडियो सोचा है मैंने इस हफ्ते, फिर अगले हफ्ते से अगर टाइम मिलेगा या क्लास का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो 3 वीडियो ज़रूर आ सकते हैं। और कल जो वीडियो आएगी 7 बजे, ये वीडियो आप आएगी, आप देख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत और संविधान की अनुसूचियाँ, इनके एमसीक्यू देखेंगे हम कल। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है, उत्तराखंड ज्ञान विथ जीवन। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आता है आज के उत्तराखंड के इतिहास के भाग 2 का, उत्तराखंड की प्राचीन जातियाँ। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कोल जाति। इस प्रजाति को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति माना जाता है, या इसे प्रथम प्रजाति समूह भी माना जाता है उत्तराखंड का। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें मुंड या शबर भी कहा गया है। कोल जाति को प्राचीन ग्रंथों में मुंड या शबर भी कहा गया है। इनकी सिंधु सभ्यता के समान समानता मानी जाती है, तथा ये लोग नाग पूजा और शिवजी की पूजा में विश्वास रखते थे। अर्थात शिवजी की पूजा माने लिंग पूजा, जैसे सिंधु में भी था, ध्यान देना आप लोग। और इसी के अलावा इतिहासकारों के अनुसार नेग्रितो जाति में घुल मिलकर इस जाति का जन्म हुआ है। और हमारे जो शिव प्रसाद डबराल चारण जी है, वे कहते हैं कि ये जो कोल या मुंड जाति है, यह हिमालय की प्राचीनतम जाति है। हिमालय की प्राचीनतम जाति है कोल या मुंड। कौन कहते हैं? हमारे शिव प्रसाद डबराल चारण जी। एक प्रथा भी फेमस थी इनमें, कुमार कुमारी, वो आप याद रख सकते हैं। कुमार कुमारी प्रथा अगर पूछा जाए तो ये हमारी कोल जाति में मिलती है। अब देखते हैं किरात जाति। केदार खंड में इस प्रजाति को भिल्ल भी कहा गया, हमारे यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया सवाल। तथा इस क्षेत्र को किरात मंडले शब्द का प्रयोग हुआ है। इस क्षेत्र को किरात मंडले कहा गया है। केदार खंड हमारे स्कंद पुराण का ही हिस्सा है, आपको पता होगा। स्कंद पुराण के 2 हिस्से उत्तराखंड की बात करते हैं, केदार खंड और मानस खंड। केदार खंड गढ़वाल के बारे में बात करता है और मानस खंड कुमाऊं के बारे में बात करता है। अगला पॉइंट देखते हैं इनके बारे में, अगर इनकी भाषा भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये मंगोल जाति से संबंधित माने जाते हैं। इन्होंने कोल जाति को हराया था। कृषि और पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय था। इनका जो प्रिय भोजन है वो सत्तू है, और इनके जो मुख्य देवता हैं वे शिवजी हैं। इनकी जो भाषा मानी जाती है वो मुंडा भाषी मानी जाती है, मुंडा भाषा। अगला पॉइंट देखते हैं इनसे रिलेटेड। मेगास्थनीज के अनुसार यह प्रजाति गंगा तट पर निवास करती थी।
जिस कारण गंगा नदी को किराती भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था गंगा को त्रिपदगा कहा गया था और यहाँ पर गंगा को किराती कहा गया है। तो सारे नाम आपने याद रखने हैं। केदार खंड के अनुसार जिस स्थान पर किरातों व अर्जुन का युद्ध हुआ था वह स्थान विप्लव केदार या शिवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और ये स्थल कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी के पास में है। विप्लव केदार या विल्लव केदार भी जाना जाता है, ये ध्यान देना आपने। एक बहुत ही फेमस किताब है बाणभट्टी जी की कादम्बरी। उस पुस्तक से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में किरात निवास करते थे। अगला काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारे कालिदास जी की एक रचना है रघुवंशम। तो रघुवंशम महाकाव्य में भी हमारे कालिदास जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में किरात निवास करते थे, यानी हमारे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में किरात नामक जाति निवास करती थी। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में इस जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारे प्यारे पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडी हाट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, डीडी हाट पर। इसके बाद जो अगली प्रजाति आती है उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अगली प्रजाति जो हमने पढ़नी है इसमें आती है खस जाति। खस आपने याद रखना है, खस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कोल देखा हमने, किरात देखा, खस देखते हैं। किरातों के बाद इनका नंबर आता है, यानी किरातों के बाद उत्तराखंड में खस जाति का जानकारी मिलती है। और ये महाभारत के युद्ध में आप देख रहे हैं सभी लोग महाभारत से रिलेटेड हैं, तो महाभारत में इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। खस जाति के लोगों ने किसका साथ दिया था? कौरवों का साथ दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो खसों से रिलेटेड 1885 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें शूद्र वर्ग में वर्गीकृत किया गया था, खसों को। एक प्रसिद्ध व्यवस्था है घर जमाई प्रथा। घर जमाई प्रथा किस जाति में पाई जाती है अगर पूछा जाए तो ये पाई जाती है खस जाति में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एक प्रथा इनके यहां प्रसिद्ध है, टिकुआ प्रथा। टिकुआ प्रथा, तो टिकुआ प्रथा में क्या होगा? विधवा महिला है, वो अपने साथ किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को रखेगी या विवाह करेगी, तो वह प्रथा किस में पाई जाती है? खस जाति में पाई जाती है। और इसी प्रथा को टिकुआ प्रथा कहा जाता है। एक और प्रथा खसों में काफी महत्वपूर्ण है, झटेला प्रथा। झटेला प्रथा किस जाति में पाई जाती है, किस प्रजाति में पाई जाती है? तो खस प्रजाति में पाई जाती है। इसमें क्या होगा? कोई स्त्री जब किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, यानी उसकी पहले से शादी थी, तो उसके पहले पति से जो भी उत्पन्न पुत्र होगा उसको ही क्या कहा जाता था? झटेला कहा जाता था। महिला किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है, मतलब उसका दूसरा पति है, यदि उसके पहले पति से उसका कोई पुत्र है तो उस पुत्र को क्या कहा जाएगा? झटेला कहा जाएगा। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी कोशिश है कि अगले हफ्ते से 3 वीडियो आपके लिए लाए जाएं, लेकिन उसके लिए शाम 7 बजे की क्लासों में हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं, ऐतिहासिक काल हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ऐतिहासिक काल में क्या होगा, लिखित साक्ष्य भी हमें मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, यानी इन पर हम विश्वास कर सकते हैं कि ये चीज़ें सही हैं। इससे पहले जो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल आते हैं वहाँ पर लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिल पाते हैं। इसी वजह से अलग अलग किताबों में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार आपको प्राप्त होते हैं। तो अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। सेशन बहुत ध्यानपूर्वक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारे फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। और इसका जो तीसरा भाग आएगा उसमें पूरे चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे और बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ये ध्यान दें सभी लोग। तो वीडियो आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखने हैं। तो महाजनपद काल में यमुना व टोंस के संगम वाले क्षेत्र को कालकूट कहा जाता था, जो कुड़िंदों की राजधानी होती थी। यमुना का तटवर्ती क्षेत्र युगंधर नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, अलकनंदा और पिंडर के पूर्व का रंगा भाषी प्रदेश, यानी यहाँ पर जो रंगा भाषी लोग थे इसको रंकू कहा गया है। अलकनंदा और पिंडर के पूर्व वाला क्षेत्र। अगला पॉइंट देखते हैं, कुमाऊं के तराई क्षेत्र से प्राप्त सेलापानी स्तूप शुंगकालीन माना जाता है। अब इनसे रिलेटेड, ऐतिहासिक काल से रिलेटेड कुछ प्रमुख शिलालेखों के बारे में जानकारी देख लेते हैं।
सबसे पहला नैनीताल और बाड़ावाला से कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं इस समय के। देवप्रयाग और कल्पनाथ से भी प्राप्त हुए हैं। गोपेश्वर और बाड़ाहाट से प्राप्त हुए हैं। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ, और अगर देखें नैनीताल और बाड़ावाले से हमें ईंटों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। देवप्रयाग और कल्पनाथ से हमें क्या मिले हैं? ऐतिहासिक काल से रिलेटेड गुफाओं के अंदर लेख मिले हैं। गोपेश्वर और बाड़ाहाट, जिसे उत्तरकाशी भी कहते हैं, यहाँ से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ और नालागढ़, यहाँ पर मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पुस्तक है हमारे अजय रावत की, अजय रावत जी ने अपनी जानकारी तो इसमें शेयर की है, इसी के साथ साथ कुछ अन्य इतिहासकारों के मत भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, ये ध्यान दें सभी लोग। अगला देखते हैं, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ से ताम्रपत्रित लेख प्राप्त हुए हैं। जबकि तालेश्वर लेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा गया है हाल ही में हमारे पेपरों में, तालेश्वर लेख पौरव वंश से संबंधित है। जबकि कालसी का लेख ये हमारे अशोककालीन शिलालेख है। तो अब कालसी के बारे में ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं, ध्यान दें, आगामी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड फैक्ट पूछे जा सकते हैं। यह किससे रिलेटेड था? मौर्य वंश के अशोक से रिलेटेड था। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक है, ये हम जानते हैं। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और उसके बाद अशोक। 257 ईसा पूर्व में स्थापित यह शिलालेख है जो कि अशोककालीन है, और यह अशोक का 13वां शिलालेख, शिला मतलब पत्थर पर लिखा गया लेख। कालसी के प्राचीन नाम आपको अगर मैं बता दूं तो सुधनगर, इसको वेंसांग ने कहा है। इसी के साथ इस क्षेत्र को कलकूत भी कहा जाता है, जबकि कालसी को युगशैल भी कहा गया है। अगले पॉइंट देखते हैं, जो शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है इसकी भाषा है पाली भाषा और लिपि इसकी है ब्राह्मी लिपि। इसकी खोज का श्रेय जाता है फॉरेस्टर को 1860 के आसपास। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, और जो शिलालेख उसने पढ़ा था उसका नाम क्या था? दिल्ली टोपरा अभिलेख को। लेकिन जो हमारा कालसी वाला है इसकी खोज 1860 में फॉरेस्टर ने की थी। अब देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट। कालसी जो स्थल है वो यमुना और टोंच के संगम पर स्थित है, जबकि जो शिलालेख वाला क्षेत्र है वो यमुना और अमलावा नदी के संगम पर स्थित है। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपने। अगला देखते हैं, इस शिलालेख में अशोक ने क्या घोषणा की है? मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। और इसके अलावा अन्य जानकारियां, यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है, जबकि इस क्षेत्र को, जहाँ पर ये हमारा शिलालेख है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ के क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट जो यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारे शिलालेख में लिखे हुए जो कुछ अन्य फैक्ट हमें प्राप्त होते हैं। पल्लिका, छोटे गांवों को पल्लिका कहा गया है। ग्राम प्रधान को महत्तम कहा गया है। सेवक को भृत्य कहा गया है। द्वार रक्षक को प्रतिहार कहा गया है। इसी के साथ गढ़ रक्षक कोटपाल कहा गया है। सेना नायक को बलाध्यक्ष कहा गया है। लेखा परीक्षक को अक्षपटलिक कहा गया है। तहसीलदार को कुलचारिक कहा गया है, और तहसील को तालुका कहा गया। ये सारी चीज़ें हमारे कालसी अभिलेख में प्राप्त होती है। बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। अब बढ़ते हैं हमारे कुड़िंद जाति की तरफ, कुड़िंद वंश की तरफ। इस वंश को उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम शक्ति माना जाता है। पाणिनि जी ने इन्हें कुलूल या कुलून कहा है, जबकि हमारे कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इन्होंने इन्हें कुलिंद कहा है। महाभारत में इन्हें द्विज कहा गया है। किनको? कुड़िंदों को महाभारत में द्विज कहा गया है। टॉलमी ने 140 ईसा पूर्व इन्हें क्या कहा है? कुलिंद्रे ने कहा है। तो अलग अलग नाम क्या हो गए? कुलून, कुलूल, कुलिंद, द्विज, कुलिंद्रे ने। इनका विस्तार क्षेत्र जो पाया गया है सतलज से गंगा का पर्वतीय भाग। रामायण के किष्किंधा कांड में कुड़िंदों के लिए कुड़िंदाश्च शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आपने इनको करना है। अब देखते हैं, पाणिनि के समय, मौर्यों के समय तक, पाणिनि जी के समय से मौर्यों के समय तक इस वंश में प्रजातंत्र या लोकतंत्र था। मौर्य काल तक इस वंश के सिक्कों पर जनपद कुड़िंद अंकित था, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा था। अब देखते हैं इनके जो मुद्रा प्राप्ति स्थल हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कैसे कैसे प्राप्त हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुमाड़ी व भेड़गांव श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। थत्यूड़ व अथुड़ टिहरी से प्राप्त हुए हैं। देवढुंगा उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं, और कत्यूर घाटी बागेश्वर से प्राप्त हुए हैं।
इस राजवंश से संबंधित 5 अभिलेख हमें भरहूत से प्राप्त हुए। 5 अभिलेख भरहूत व मथुरा से प्राप्त हुए हैं, जिसमें 4 हैं भरहूत मध्य प्रदेश से और 1 है मथुरा उत्तर प्रदेश से। हरियाणा के अंबाला जनपद से कनिंघम को कुड़िंद शासकों अग्रज, बलभूति, अमोघभूति की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहां से? हरियाणा के अंबाला से। अगला पॉइंट, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति को माना जाता है। इस राजा से संबंधित मुद्राएं अलकनंदा क्षेत्र व सुनेत बेहद क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला देखते हैं। और इनकी मुद्राओं पर देवी माँ और मृग, मृग माने हिरण के चित्र भी अंकित हैं। कालसी से प्राप्त अशोककालीन शिलालेख में कालसी के निवासियों को पुलिंद व इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। मान्यता अनुसार ये जो राजवंश था ये मौर्यों के अधीन थे तथा इनकी राजधानी कालकूट थी। अशोक मौर्य की मृत्यु के बाद इनकी राजधानी शत्रुघ्न अंबाला बनी। महाभारत कालीन पांडवों का सहयोगी सुबाहु भी किस जाति का था? कुड़िंद जाति का था। सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़े हैं। अब देखते हैं इनकी जो मुद्राएं हैं, कुड़िंद मुद्राओं के प्रकार। इनके 3 प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? सिक्कों पर ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि में जो मुद्राएं हैं उन पर राजा कुड़िंदस अमोघ भूतिस महाराजस लिखा हुआ है, जबकि इसी मुद्रा के पृष्ठ मतलब पीछे वाले भाग पर संवेदी वृक्ष और सह छत्र पर्वत, नंदीपद व स्वास्तिक अंकित है। अगला पॉइंट देखते हैं। मुद्राएं रजत, रजत माने चांदी और ताम्र से बनी हुई थी। मुद्राओं में देवी का मानव रूप यानी मनुष्य के रूप में, मृग लक्ष्मी का पशु रूप अंकित है। चांदी की जो मुद्रा होती थी उसका वजन लगभग 31 से 38 ग्रेन तक होता था, जबकि जो ताम्र मुद्रा होती थी उसका वजन होता था 9.5 से 252 ग्रेन तक। तो पहले प्रकार की मुद्राएं, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हमारी समाप्त होती हैं। अब देखते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। इन मुद्राओं में क्या है? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 8 प्रकार के राजाओं का उल्लेख मिलता है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त व मगध राजाओं की मुद्राएं वर्तमान में लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय में रखी गई हैं। कितनी मुद्राएं हैं टोटल? 4 मुद्राएं। अगला पॉइंट, कत्यूर से प्राप्त 54 मुद्राओं में शिवदत्त की 1 मुद्रा, आसेत राजा की 1 मुद्रा, जबकि गौमित्र या सौमित्र इनकी 52 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। जिस भी फैक्ट में कंफ्यूजन है उस फैक्ट को मैंने नहीं लिखा है, उसको क्लियर करके आपको बताया जाएगा। गढ़वाल से राजा विजय भूति की 1 मुद्रा प्राप्त हुई है तथा इन सिक्कों का वजन 119 ग्रेन से 327 ग्रेन तक होता था। 1 ग्राम में 15.43। 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं ये ध्यान रखना है आपने। ये होते हैं 15.43 ग्रेन होता है 1 ग्राम में। अब देखते हैं तीसरे प्रकार की मुद्रा। पहली हमने देखी अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, उसके बाद देखिए अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ये सारे नोट्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं। अब देखते हैं छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। इनकी क्या विशेषता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुड़िंदों के इष्ट देव छत्रेश्वर को समर्पित ये मुद्राएं हैं। छत्रेश्वर को यहाँ पर शिवजी के रूप में माना गया है, यानी शिवजी को छत्रेश्वर के रूप में यहाँ पर या चत्रेश्वर के रूप में पूजा गया है। मुद्राओं में कार्तिकेय तथा द्विहस्ता मूर्ति के चित्र अंकित हैं। और जो अगला पॉइंट है, और इन मुद्राओं का जो वजन है वो 131 ग्रेन से 291 ग्रेन तक माना गया है। दुगड्डा के भेड़ या भौड़ गांव से प्राप्त मुद्राओं पर भानु, रावण व छत्रेश्वर देव के नाम अंकित हैं। इसी के साथ साथ मुद्राओं के एक हाथ में त्रिशूल होने के कारण इन्हें स्थानक शिव प्रकार की मुद्राएं भी कहा गया है। स्थानक शिव प्रकार की मुद्राएं भी कहा गया है। अब देखते हैं कुछ इनकी मुद्राओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। सेशन ध्यानपूर्वक देखें, नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें और सेशन पसंद आता तो लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ये वीडियो रिकमेंड होती है, यानी यूट्यूब खुद रिकमेंड करेगा कि इसको लोग और देखें। और लाइक कब करना है? अगर आपको पसंद आता तभी लाइक करें। अमोघ भूति की मुद्राओं से पता चलता है कि कुड़िंद व्यापार प्रधान थे, क्योंकि इनकी मुद्राएं सिरहप
सिर्फ ये क्षेत्र तक्षशिला पाकिस्तान, यहाँ से भी इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो जब व्यापार हुआ तभी तो मुद्राएं एक जगह से दूसरी जगह पे गई होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अमोघ भूति एकमात्र राजा था जिसकी मुद्राओं पर महाराज अंकित है। अमोघ भूति के समकालीन गणराज्य औदुंबर तथा यौधेय थे तथा इन दोनों वंशों के इष्ट देव भी शिवजी थे। अगला पॉइंट, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद मैदानी भागों पर शकों का शासन हो गया। अब ये चीज हमें कैसे पता चली कि शकों का शासन हो गया? कुमाऊं में आज भी शक संवत चलता है। सूर्य मंदिरों की अधिकता, सूर्य मंदिरों और सूर्य की मूर्तियों से उपस्थिति के कारण भी ये प्रूफ होता है कि इस क्षेत्र में शकों का शासन स्टार्ट हो गया था। अब देखते हैं कुषाण काल हमारे उत्तराखंड में, यानी कुषाण वंश का हमारे उत्तराखंड में क्या प्रभाव रहा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क प्रथम के परिवार को हिमालय के तराई क्षेत्र पर अधिकार करने का श्रेय जाता है। और ये जो कनिष्क था इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर में थी। यानी पुरुषपुर उसे पहले कहा जाता था, इसी क्षेत्र को वर्तमान में पेशावर कहा जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया था, सन 78 में। अब इनकी मुद्रा प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। कनिष्क प्रथम की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो काशीपुर से प्राप्त हुई हैं। हुविस्क की 44 मुद्राएं 1972 में प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं पर ईरानी देवी देवताओं का अंकन भी प्राप्त होता है। एक राजा हैं इसी वंश के, वासुदेव द्वितीय, इनकी 3 मुद्राएं गोविशाण यानी हमारे काशीपुर से प्राप्त हुई हैं, जबकि एक सोने की मुद्रा मुनि की रेती से प्राप्त हुई है। कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। एक कुषाणकालीन मुद्रा वीरभद्र ऋषिकेश से प्राप्त हुई है। एक मुद्रा मोरध्वज कुर्द्वार से प्राप्त हुई है। 7 स्वर्ण मुद्राएं कंचनपुरी से प्राप्त हुई हैं। कंचनपुरी खटीमा से प्राप्त मुद्राओं पर राजा वसु का नाम अंकित है तथा ये मुद्राएं वर्तमान में अल्मोड़ा संग्रहालय में रखी गई हैं। खटीमा से प्राप्त मुद्रा पर एक राजा का और नाम है, लेकिन वो नाम क्लियर नहीं है, बुक में भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये नाम क्लियर होते ही आपको बता दिया जाएगा। ये राजा वसु का नाम आपने याद रखना है खटीमा की मुद्राओं पर। और ये वर्तमान में कहाँ रखी गई हैं? अल्मोड़ा संग्रहालय में रखी गई हैं। अब देखते हैं यौधेय राजवंश। ये सीरियल वाइज क्रम चल रहा है हमारा। ऐसे हम फिर चंद्रवंश अपने पवार वंश की तरफ चलेंगे, लेकिन ये प्राचीन इतिहास है हमारा। इस राजवंश ने कुड़िंदों की मदद से कुषाणों को हराया था। देखिए, कुषाणों के बाद यौधेय आ गए। इस राजवंश की मुद्राएं जौनसार भाबर देहरादून, कालो का डांडा पौड़ी, कालो का डांडा माने लेंसडाउन, और सहारनपुर से प्राप्त हुई हैं। अपनी मुद्राओं में इस राजवंश ने अपने इष्ट देव कार्तिकेय जी का चित्रण किया है। मुद्राओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस राजवंश में लोकतंत्र अर्थात गणतंत्र की व्यवस्था थी। बाड़ावाला की यज्ञ विधियों का निर्माण शीलवर्मन राजा ने कराया था। अब देखिए ये फैक्ट देखिए आप, जो हम पढ़ने वाले हैं। कुछ इतिहासकार शीलवर्मन को कुड़िंद वंश का मानते हैं, जबकि कुछ इसे यौधेय राजवंश का मानते हैं। आपने दोनों ही याद रखने हैं, ऑप्शन के हिसाब से सवालों को सॉल्व करना है। बाड़ावाला की यज्ञ विधियों का निर्माण शीलवर्मन जी ने कराया, और कुछ इतिहासकार इन्हें कुड़िंद वंश का तो कुछ यौधेय राजवंश का मानते हैं। अब देखते हैं गुप्त काल का हमारे उत्तराखंड पर क्या प्रभाव रहा। कर्तपुर राज्य। गुप्त राजाओं के शासन में उत्तराखंड में राजनीतिक इतिहास की जानकारी, यानी इनका राज रहा नहीं रहा उसकी जानकारी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख और लाखा मंडल के अभिलेख से मिलती है। गुप्त राजाओं के समय नेपाल की पश्चिमी सीमा पर कर्तपुर राज्य था। इस राज्य में गढ़वाल, कुमाऊं, रोहेलखंड, यूपी वाला क्षेत्र, यमुना का पश्चिमी क्षेत्र व हिमाचल प्रदेश शामिल था। इस साम्राज्य के संस्थापक भी कुड़िंद थे, जो गुप्त शासकों के अधीन थे। कर्तपुर राजवंश के शासक गुप्त राजाओं के अधीन थे, ये ध्यान दे सभी लोग। राजशेखर जी की पुस्तक काव्य मीमांसा में कार्तिकेय नगर के राज्य को खसाधिपति कहा गया है, यानी खसों के राजा थे खसाधिपति, मतलब उन पर भी शासन किया था इन्होंने। अगला देखते हैं, विशाख दत्त जी की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, तथा बाण भट्ट की पुस्तक है हर्षचरित में कर्तपुर राजाओं को शकपति कहा गया है, यानी उनको भी पराजित किया इन्होंने। इन्हीं शकपति या खसाधिपति राजा ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त को हराया था। और कर्तपुर राज्य की राजधानी क्या रही है? कार्तिकेयपुर रही है। कार्तिकेयपुर ये कहाँ स्थित है आप लिखकर बताएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, छागलेस राजवंश, इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। लाखा मंडल शिलालेख से पता चलता है कि
5वीं सदी के आसपास यमुना नदी के पास यह राजवंश शासन करता था। इस शिलालेख से इस राजवंश के 9 राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 6 के नाम ही पढ़े गए हैं। वे 6 कौन कौन हैं देखते हैं। नरपति जयदास, गुहेश, अचल, छागलेश दास और रुद्रेश दास और छागलेश केतु। छागलेश केतु। अब देखते हैं सिंहपुर का यदु राजवंश। गुप्त वंश के कमजोर होने के बाद यह राजवंश अस्तित्व में आया था। ठीक है, सारे राजवंश बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, नोट्स बनाएं। अगला देखते हैं, इस वंश की जानकारी राजकुमारी ईश्वरा देवी के लाखा मंडल अभिलेख से प्राप्त होती है। राजकुमारी ईश्वरा देवी, राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री व जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। राजकुमारी ईश्वरा देवी ने लाखा मंडल देहरादून में एक शिव मंदिर व शिलालेख खुदवाया था। लाखा मंडल का प्राचीन नाम मठ प्राप्त होता है, याद रखेंगे। इस शिलालेख में इस राजवंश की 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। और यदुवंश का संस्थापक किसे माना गया है? सेन वर्मा जी को माना गया है। अगला देखते हैं, नागवंश। यदुवंश के बाद हिमालय के पश्चिमी प्रदेश पर नागवंश का राज हो गया। इनकी जानकारी का स्रोत देखते हैं, गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख, और यह लेख दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। गोपेश्वर के लेख में 4 नाग राजाओं गणपति नाग, अशुनाग, विभुनाग और स्कंद नाम के नाम उल्लेख है। गणपति नाग को सबसे शक्तिशाली माना गया है तथा रुद्र शिव मंदिर गोपेश्वर के समीप त्रिशूल भी स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, गणपति नाग को जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस वंश से संबंधित एक त्रिशूल लेख बाड़ाहाट उत्तरकाशी से प्राप्त होता है। यह उत्तर ब्राह्मी लिपि में है और इसमें क्या जानकारी मिलती है? 1191 में उत्तराखंड में नेपाल के राजा अशोक चल्ल के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक चल्ल की कुमाऊं में आक्रमण करने में मदद किसने करी थी? राजा पुरुषोत्तम ने करी थी। अशोक चल ने उत्तराखंड से बोधगया बिहार तक सफल आक्रमण किया था, यानी ये कंप्लीट क्षेत्र इन्होंने हथिया लिया था। अशोक चल ने बोधगया का राजा दशरथ चल्ल को नियुक्त किया था। बोधगया का राजा अशोक चल ने किसको बनाया? दशरथ चल को बनाया। अब देखते हैं राजा हर्षवर्धन के बाद उत्तराखंड। हर्ष के शासन के पहले उत्तराखंड राज्य मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के अधीन था। ग्रहवर्मा राजा हर्ष की बहन का पति था। ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद यह राज्य पुनः हर्षवर्धन के अधीन हो गया, हमारे उत्तराखंड वाला क्षेत्र। हर्ष की मृत्यु के बाद 3 गढ़ प्रमुख उभर कर आए, शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोविषण, मतलब 3 नए राजवंश आ गए। इन सभी ये जितने भी तथ्य हमने पढ़े, इन सभी तथ्यों की सूचना चीनी यात्री वेन्सांग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है 634 ईस्वी का। वेन्सांग भारत में 629 से 645 ईस्वी तक रहा था, सन 629 से 645 तक। जो हर्ष की मृत्यु के बाद 3 नए गढ़ बने थे, उन्हीं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है शत्रुघ्न राज्य। वेन्सांग के अनुसार इस राज्य के पूर्व में गंगा नदी तथा मध्य में यमुना नदी बहती है। कनिंघम के अनुसार इनके अधीन पश्चिमी गढ़वाल, सिरमौर, अंबाला व सहारनपुर था। इस राज्य की राजधानी सुधगांव थी। अब देखते हैं ब्रह्मपुर राज्य या पौरव वंश या पर्वताकार राजवंश, इसके अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। इस राज्य की जानकारी का एकमात्र स्रोत तालेश्वर पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है। अष्टधातु का अभिलेख है, इसमें द्वितीय वर्मन, विष्णुवर्मन के नाम अंकित हैं। कुल 5 राजाओं का उल्लेख है। यह अभिलेख 1915 में प्राप्त हुआ था। इस राज्य की सीमा गंगा नदी से काली नदी तक थी। कनिंघम इसी राज्य को कुमाऊं व गढ़वाल मानते हैं, जिसमें भावर भी शामिल था। इस राज्य का वर्णन मार्कंडेय पुराण और बृहत संहिता में भी होता है। वेन्सांग ने पौरव वंश के इसी क्षेत्र को पोलीहिमोपुलो कहा था, जिसकी राजधानी ब्रह्मपुर वर्तमान में विंसर क्षेत्र थी। वेन्सांग के यात्रा वृत्तांत पुस्तक का नाम क्या है? CU यात्रा वृत्तांत, माने यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, वो सारी जानकारियां यात्रा वृत्तांत कहलाती हैं।
अगला देखते हैं। इस वंश के कुल देवता वीरणेश्वर स्वामी वर्तमान में विंसर महादेव थे। इस वंश के अंतिम 3 शासकों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं ब्रह्मपुर वंश का शासन प्रशासन। आप बहुत सारे फैक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको इन्हें ध्यानपूर्वक सुनना होगा, बार बार पढ़ना होगा, तब जाके आपको ये याद हो पाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी हम लगाएंगे धीरे धीरे, जब हमारे 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो उसी के साथ हम इन चैप्टरों के प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। बहुत शानदार सवाल आपके लिए बनाए जाएंगे। तो सर्वोच्च अधिकारी को राजा कहा जाता था, जिसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। राजा जिस स्थान पर परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहा जाता था, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा कोटाधिकरण अधिकारी को होता था। राज परिवार की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी को प्रतिहार कहा गया। राजा के भोजनालय की व्यवस्था सुकारपति देखता था। सेना का प्रमुख, ये नाम हमें मिला नहीं तो हमने छोड़ दिया, सेना के प्रमुख का नाम जैसे ही मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। तथा सेना 3 भागों में थी, गज, अश्व और पैदल। पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। अगला देखते हैं। भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी भागीक कहा जाता था तथा भूमि कर को भाग भी कहा जाता था। भूमि कर का नाम भाग, और जो भाग लेगा उसे भागीक कहा गया। भूमि कर के रूप में उपज का 1/6 भाग अनाज लिया जाता था, अर्थात 6 किलो अनाज है तो 1 किलो अनाज आपने दान देना होगा, यानी कर के रूप में देना होगा। भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया, केदार भूमि जिसे सिंचित भूमि भी कहा जाता था, सारी भूमि जिसे असिंचित भूमि भी कहा जाता था। यानी सिंचित भूमि हो गई केदार भूमि, असिंचित भूमि सारी भूमि। वेनसांग के अनुसार ब्रह्मपुर जनपद की उत्तरी सीमा पर महा हिमालय में, यानी बड़े हिमालय में या वृहद हिमालय में या ग्रेट हिमालय में स्वर्ण गोत्र राज्य भी था। स्वर्ण गोत्र राज्य भी था। अब अंतिम राज्य देखते हैं। हमने 3 राजवंश देखने थे हर्ष के बाद। तो गोविषाण राज्य, कनिंघम के अनुसार इस राज्य के अंतर्गत काशीपुर, रामपुर, पीलीभीत जनपद आते थे। इसका विस्तार कालागढ़, पश्चिमी रामगंगा से टनकपुर, शारदा तक था, जबकि इनकी राजधानी गोविषाण काशीपुर के समीप थी। वर्तमान काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में मानी जाती है। वेनसांग ने गोविषाण को क्यूपी स्वर्ण कहा। इस गोविषाण राज्य की यात्रा 636 में वेनसांग ने की थी और गोविषाण क्षेत्र को महाभारत में गोवासन कहा गया। देखिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अब कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं और हमारा लेक्चर समाप्त होता हुआ। कुछ अन्य राजवंश, अन्य राज्य, जैसे स्वर्ण गोत्र अभी हमने देखा था महाहिमालय वाले क्षेत्र में, यह ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में था। इसे पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा गया है। इतिहासकार विल्सन ने इस राज्य को भोट प्रदेश भी कहा है। कल्याण वर्मन का राज्य, इसका राज्य देवप्रयाग के समीप था। इसकी जानकारी पलेठी के शिलालेखों से होती है। मान्यता अनुसार ललितादित्य मुक्तापीठ ने मध्य प्रदेश के शासक यशोवर्मन से यह राज्य अपने अधीन कर लिया था। कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी के अनुसार ललितादित्य मुक्तापीठ ने स्वर्ण गोत्र प्रदेश में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो अगला लेक्चर जो हमारा आएगा उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कत्यूरी राजवंश से स्टार्ट करेंगे, जिसे कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले जो ये 2 लेक्चर हमने कंप्लीट करे उनका ब्रीफ आइडिया ले लेंगे, ब्रीफ रिवीजन करेंगे। उसके बाद तीसरा भाग हमारा कंप्लीट होते ही पहला चैप्टर हमारा समाप्त होगा। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करना है कुमाऊं का चंद राजवंश। तो सेशन बहुत ध्यानपूर्वक आपने देखने हैं और इनको बहुत बढ़िया से पढ़ें। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। और आज रात कुछ सी वीडियो आने वाली है, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। आज इंडियन पॉलिटी का भाग 2 देखेंगे, जिसमें हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं। प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियां। पिछले वीडियो जरूर देखें, प्रैक्टिस सेट भी लगाएं, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी होने वाली है। 7 बजे आएगी और कल ये जो 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इनके हम एमसीक्यू लगाएंगे, जिसकी जानकारी भी मैंने आपको दे रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कल आएगा हमारा वीडियो। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर अगले हफ्ते से क्लास में कोई चेंज नहीं होगा, मेरी कोशिश है कि जो उत्तराखंड के इतिहास वाला पोर्शन है इसके हम 3 क्लास करें हफ्ते में। तो 3 क्लासें, तो 7 बजे वाली क्लासों को हमें थोड़ा मर्ज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से हमने आपके लिए बनाया है। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें।
अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज रात 7 बजे मिलिए, उसमें लाइव मिलेंगे। धन्यवाद।